संकर प्रजनन। अब संकर प्रजनन में डिम्ब ग्रंथियां, स्तन मादा पशु, 2 अंडाशय। डिम्ब ग्रंथियों में मदा जननांग का मुख्य अंग कहते हैं इसे। डिम्ब ग्रंथियों में डिम्ब और अंडे उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का भी निर्माण होता है। सैकड़ों अंडे कोशिकाएं होती हैं किसमें? डिम्ब ग्रंथि में। और परिपक्व होकर प्रजनन चक्र के समय बाहर निकलती हैं और परिपक्व डिम्ब के बाहर निकलने की क्रिया को ही डिम्ब क्षण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिम्ब क्षण कहते हैं। अब इसको समझने की क्या है कि डिम्ब क्षण और डिम्ब ग्रंथि में स्तन मादा पशु, 2 अंडाशय पाए जाते हैं। मादा जननांग का मुख्य अंग होता है। डिम्ब और अंडे उत्पन्न होते हैं। और ये मोस्ट चीज है इसमें क्या है? इलेक्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का भी निर्माण होता है। किसमें होता है? डिम्ब ग्रंथि में किसका निर्माण होता है? इलेक्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का निर्माण होता है। सैकड़ों अंड कोशिकाएं होती है, परिपक्व होकर प्रजनन चक्र के समय बाहर निकलती है। ठीक है। और परिपक्व डिम्ब से बाहर निकलने की क्रिया को ही डिम्ब क्षण कहते हैं। आगे देखो, डिम्ब वाहिनी, डिम्ब ग्रंथि और गर्भाशय के मध्य संपर्क और सिरों पर पंखों की आकृति के समान यानी कीप के समान जो आकृति है उसे हम क्या कहते हैं? डिम्ब वाहिनी कहते हैं। डिम्ब वाहिनी मतलब डिम्ब ग्रंथि और गर्भाशय के मध्य संपर्क और सिरों को पंखों के आकृति के समान, तो उसको क्या कहते हैं? हम कीप कहते हैं। डिम्ब क्या है? डिम्ब ग्रंथि डिम्ब बाहर निकालता है यानी कीप, पंखों की आकृति के समान कीप द्वारा ग्रहण किया जाता है। क्या है? शुक्राणु और अंडों के निषेचन, शुक्राणु और अंडों का निषेचन, शुक्राणु और अंडों का निषेचन पुटन नलिका में वो होता है। निषेचन डिम्ब धीरे धीरे गर्भाशय में पहुंच जाता है। इसमें भ्रूण विकसित होता है। गर्भाशय के ऊपर 2 मुड़े श्रृंग होते हैं, जैसे इस प्रकार से ये श्रृंग बने हुए हैं और गर्भाशय ग्रंथि निकलती है। भ्रूण के लिए पोषण करने के लिए द्रव्य निकलता है। और जो भ्रूण होता है ना, भ्रूण अवस्था में जब उस गर्भाशय से जो पोषण निकलता है ना, जिसको हम जाइटोम कहते हैं, तो वो जाइटोम मतलब निकलता है वो द्रव्य के समान। वो किससे निकलता है? गर्भाशय से निकलता है। अगला है गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय का सबसे नीचे वाला भाग ग्रीवा कहलाता है। गर्भाशय शुक्राणु में पहुंचाने का कार्य करता है और इसकी लंबाई 4, व्यास 1 होता है। बच्चे को जन्म के समय खुलती है और योनि मध्य होती है। अगली है प्रजनन विधियां। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, 1 या 2। प्रजनन विधि। प्रजनन विधि क्या है? 2 तरीका की होती है प्रजनन में, अंत प्रजनन और बाह्य प्रजनन। अंत प्रजनन 2 प्रकार की होती है, एक तो संप्रजनन और एक अंतर्वंशीय प्रजनन। और बाह्य प्रजनन कौन सी होती है? भिन्न संक्रमण, क्रॉस संक्रमण और क्रमोन्नति और प्रसंकरण। अब देखो, इसमें आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा बाह्य प्रजनन नहीं है, निम्न में से कौन सा अंत प्रजनन नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो, अंत प्रजनन क्या है? अंत प्रजनन विधि से 4 से 6 पीढ़ियों के सदस्यों के मध्य ये प्रजनन होता है। इसकी नस्ल की शुद्धता बनी रहती है और घातक जीन अधिक प्रकट होते हैं। और यह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कौन सा? संप्रजनन, और एक होता है अंतर्वंशीय प्रजनन। कौन सा होता है? अंतर्वंशीय प्रजनन। संप्रजनन 1-2 पीढ़ियों के मध्य प्रजनन, जैसे माता बेटा, पिता बेटे, भाई बहन। और अंतर्वंशीय प्रजनन 3 से 6 पीढ़ियों के मध्य होता है, जैसे चचेरा, ममेरा भाई बहन, सौतेला भाई बहन। ये क्या होते हैं? अंत प्रजनन में अंतर्वंशीय प्रजनन के भाग है। ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भिन्न संक्रमण। भिन्न संक्रमण क्या है? एक नस्ल के पशुओं में भिन्न भिन्न पशुओं के मध्य जो
संक्रमण कराया जाता है उसे हम कहते हैं भिन्न संक्रमण। यह सरल तरीका है इसका। अगला है संक्रमण, अलग अलग नस्ल के पशुओं के मध्य इसमें उत्पन्न वे रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है, यह संक्रमण। तीसरा है क्रॉस वेल्डिंग ब्रेडिंग, मतलब इसमें क्या है, तीसरा क्रॉस ब्रेडिंग। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्रिस क्रॉस, एक होता है त्रय संक्रमण और एक होता है पितृ संक्रमण। अब देखो इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतर किसमें होता है, क्रिस क्रॉस में पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतर, ठीक है। इसमें क्या है, त्रय संक्रमण में 3 नस्ल होती हैं और रोटेशनल क्रॉसिंग होती है इससे। अगला है पितृ संक्रमण, 2 अलग अलग नस्ल उत्पन्न हुई संतान को प्रजनन पुनः अपने पैतृक के कारण कराया जाता है। और ये जो है क्रिस क्रॉस, ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतर होती है, क्रम संक्रमण कराया जाता है और अलग अलग नस्ल होती है। चौथे टॉपिक है वो है जातीय प्रसंकरण, विभिन्न भिन्न भिन्न जातियों के पशुओं के मध्य संक्रमण, जैसे खच्चर किससे, गधा घोड़ी, हिन्नी घोड़ा गधी, और जेब्रा और घोड़ी, और कैटल अमेरिकन भैंसा और यूरोपियन गाय कैटल, ये मोस्ट है, याद रखना। और अगला है कामा, ये भी ठीक है, ऊंट और लामा। अगला देखो भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी, क्या है, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी। अब इसमें देखते हैं भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी में दाता मदा जिसका अंडा निषेचित होता है, इसे सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं, ये मोस्ट है यहाँ से, सुपर ओव्यूलेशन किसे कहते हैं, दाता मदा को कहा जाता है। अगला है ग्राही मदा, जिसमें भ्रूण को प्रत्यारोपित किया जाता है, किसमें, भ्रूण को प्रत्यारोपित किया जाता है। अगला है सुपर ओव्यूलेशन, अब ये क्या है, इसमें ब्राह्य हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया, दाता मदा में स्ट्रेक्स के 10 या 12 दिन बाद FSH फुल सेव हेल्थ हार्मोन लगता है और 48 घंटे बाद में इसमें कौन सा हार्मोन डाला जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन डाला जाता है, कितने घंटे बाद, 48 घंटे बाद। एट्रिस सेकोनाइजेशन, दाता और ग्राही मदा को ताव एस्ट्रिक्स के समय के साथ साथ लाना। प्रोस्टाग्लैंडिन पहले मदा को लगाया जाता है, 1 दिन बाद फिर ग्राही को लगाया जाता है, किसको, इसको। ये 48 घंटे में लगाया जाता है, पहले दाता को लगाया जाता है, इसके बाद में किसको लगाया जाता है, ग्राही को लगाया जाता है। अगला है भ्रूण संग्रहण, प्रजनन के 7 दिन बाद गाय में, 6 दिन बाद भैंस में, और भ्रूण संक्रमण किया जाता है। अगला है, अब मोस्ट चीज क्या है इसमें, देखो PBS फास्फेट बफर सॉल्यूशन को 3 वे कैथेटर की सहायता से डाला जाता है, FVF। अब इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, FVS फास्फेट बफर सॉल्यूशन। भ्रूण जांच माइक्रोस्कोप की सहायता से की जाती है। राजस्थान की प्रजनन नीति, अब राजस्थान में कौन कौन सी प्रजनन नीति है, देखिए मोस्ट है, गाय में क्या है, चयनित प्रजनन, ग्रेडिंग अप और क्रॉस ब्रीडिंग। अब इसमें नस्ल कौन कौन सी है, दुधारू नस्ल है, दोहरी उपयोगी वाली नस्ल है, बोझ ढोने वाली नस्ल है, ये तो आपने खूब पढ़ रखी है, गिर, सहीवाल, थारपाकर, राठी, ये क्या दुधारू है, दोहरी काकरेज हरियाणवी, और बोझ ढोने वाली नागौरी और मालवी। अगली देखो भैंस में कौन सी है, भैंस में कौन सी है, चयनित प्रजनन और ग्रेडिंग अप, मुर्रा और सूरती। मुर्रा राजस्थान के 6 संभागों में, जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, और सूरती उदयपुर संभाग में है। इसके बाद में अगली क्या है, भेड़। ये क्या है, भेड़, ये सेम प्रोसेसिंग है, इसमें चयनित प्रजनन और ग्रेडिंग अप। इसमें भी क्या है, मारवाड़ी, जैसलमेरी, पुंगली और चोकला नस्ली, सोनाड़ी और मालपुरी। बकरी, अब देख बकरी में क्या है, बकरी में सेम है, चयनित प्रजनन और ग्रेडिंग अप। जमुनापुरी, सिरोही, जखराना और बाबरी संक्रमण के
कृत्रिम संक्रमण के नस्ल में वांछनीय गुणों को पैदा करना, वंशानुगत में विशेषताओं का अध्ययन, संक्रमण नस्ल के पशु जो पहली पीढ़ी से दो नस्लों में से वांछनीय गुणसूत्रों के समीक्षीकरण में पैदा होते हैं, और विदेश से सर्वश्रेष्ठ व चयनित साँडों का वीर्य आयात किया जाता है। ये जो हैं इसमें क्या है, लाभ में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। मोस्ट चीज़ यही होती है, विशेषता है, लाभ है। अगला देखो, हानि क्या है, प्रजनन गुण कुछ कम होता है। संक्रमण प्रजनन हेतु दो या दो से अधिक ज़्यादा शुक्र नस्लों का रखरखाव करना जरूरी होता है। पशु पैदा, इसमें खर्च भी बढ़ता है। अगला देखो, एक वर्ष में एक सांड द्वारा ये होता है 60 से 100 गायों को गर्भित करा सकते हैं। किससे? यानी प्राकृतिक तरीके से। अगला है कृत्रिम गर्भधान के द्वारा 1000 गायों से अधिक को भी गर्भायित किया जा सकता है। कल इनके क्या कराए जाएंगे? क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।